हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं वो हम सारे के सारे इस वीडियो में कवर अप करेंगे। लाइक मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, प्रोसेस, ये सारा हम इसमें करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग। ये जो हमारा चैप्टर है ये आता है हमें सब्जेक्ट में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, बीकॉम 5th सेमेस्टर में ये आता है, या फिर अगर किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग, और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अगर उनमें से आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अदरवाइज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये पर्टिकुलरली एक चैप्टर है कैपेसिटी प्लानिंग, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी जिसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर लेने हैं, ठीक है। तो बीकॉम 5th सेमेस्टर का ये क्या है सब्जेक्ट, 5 और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो सारे के सारे हम करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हमने और भी कवर अप किए हैं तो चैनल को विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी प्लानिंग। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर का जो नाम है वही समझना पड़ेगा। ये 5 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग को समझना कि क्या होती है। ओके, तो कह रहे कैपेसिटी प्लानिंग ना एक प्रोसेस है। प्लानिंग आ गया ना इसके आगे, तो प्लानिंग तो प्रोसेस होती है, तो कैपेसिटी प्लानिंग भी क्या होगी, एक प्रोसेस होगी, ठीक है। तो कैपेसिटी प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है क्या करने की, डिटरमाइनिंग हाउ मच प्रोडक्शन कैपेसिटी अ बिजनेस नीड टू मीट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। दैट मीन्स कि कैपेसिटी प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक बिजनेस को, मतलब कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक बिजनेस की होनी चाहिए सो दैट वो इजीली अपनी डिमांड को मीटअप कर सके। जो भी मतलब उनकी डिमांड है उनके प्रोडक्ट की, तो वो क्या है उसे मीटअप कर सके, तो उनको देखना है, ठीक है। तो एज अ बिजनेस, ठीक है, एज अ बिजनेस क्या सोचेगा कि चलो कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं मतलब कि इसमें हम ना ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट हम क्या है जो भी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की और सर्विस की उसको क्या है टाइमली मीट कर सके। तो बिजनेस ये सोचेगा कि यार हमारी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब वही होता है ना, एबिलिटी। तो कितनी आपकी बिजनेस में मतलब गुड्स को, सर्विसेज को प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए सो दैट कल को अगर डिमांड होती है आप टाइमली उसको मीटअप कर सको, ठीक है। और देखते हैं, जैसे इमेजिन यू रन अ बेकरी। तो इमेजिन करो आप क्या है एक बेकरी चलाते हो। तो कैपेसिटी प्लानिंग में आप क्या करोगे, आप फिगर आउट करने की कोशिश करोगे कि यार हाउ मेनी केक्स यू कैन बेक इन अ डे, कि एक दिन में आपको कितने जो केक हैं वो क्या है बनाने हैं या बना सकते हो, ठीक है। विद द ओवन, इंग्रेडिएंट और स्टाफ यू हैव, कि जितना आपके पास ओवन है, इंग्रेडिएंट है और स्टाफ है, उनके बेसिस पे आप कितनी जल्दी जल्दी एक दिन में क्या है केक बनाते हो। इफ़ मोर कस्टमर स्टार्ट ऑर्डरिंग केक, और अगर कल को ज़्यादा कस्टमर आपसे क्या है स्टार्ट कर देते हैं ऑर्डर करना केक, आपको बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि केक हमें ये चाहिए, डिमांड अगर आपके पास आती है, तो यू विल नीड टू डिसाइड। और फिर उसको ये चीज़ देखने के बाद क्या आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इफ़ यू शुड बाय अनदर ओवन, कि आपको अलग ओवन खरीदना है, स्टाफ को ज़्यादा हायर करना है, या फिर लंबे समय तक काम करना है सो दैट आप डिमांड को क्या कर सको, मीट कर सको। तो आपके पास करंट रिक्वायरमेंट जितनी भी है, करंट चीज़ जो भी है, क्या वो आपकी डिमांड को फुलफिल कर पा रही है। और अगर इन केस कल को आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो क्या आपके पास सफिशिएंट स्टाफ एंड इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें हैं कि आप जो डिमांड आएगी उसको टाइमली मीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड आएगी आप उसको टाइमली कर सकते हो फुलफिल या नहीं। और अगर कर सकते हो तो उसके लिए आपको फिर फर्दर क्या करना पड़ेगा, लाइक ज़्यादा स्टाफ हायर करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, ठीक है, लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ेगा, या फिर आपको जो आपकी मशीन्स वगैरह है वो ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि देखो कल को डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो ही आप चीज़ देख रहे हो कि यार कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो होप आपको मीनिंग थोड़ा क्लियर हुआ हो कि क्या होती है कैपेसिटी प्लानिंग। मतलब कैपेसिटी, एबिलिटी, कि हमें हमारे मतलब बिजनेस के पास इतनी इनफ होना चाहिए, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग में यही आ गया ना, थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि आपको करने से पहले सोचना है। क्या सोचना है, ये चीज़ सोचनी है कि यार कल को अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या हमें क्या क्या करना पड़ेगा, या फिर अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, नहीं है तो फिर क्या नहीं है, फिर उस चीज़ को देखोगे, ठीक है।
आगे देख लेते हैं और हम तो कह रहे हैं इन सिंपल टर्म कैपेसिटी प्लानिंग इज अबाउट मेकिंग श्योर। इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, मेक श्योर हो रहे हैं दैट यू हैव द राइट रिसोर्सेज, कि आपके पास राइट रिसोर्सेज हैं, लाइक इक्विपमेंट हो गया, मशीन वगैरह हो गया, स्टाफ है आपके पास, मटीरियल है आपके पास, टू प्रोड्यूस इनफ, कि आप उससे इनफ प्रोड्यूस कर सके कि कल को अगर क्या है कस्टमर की डिमांड आती है तो आप उसे मीट कर सको विदाउट ओवर प्रोड्यूसिंग और वेस्टिंग रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी है पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, अब आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर दे रहे हो और जो डिमांड है वो उतनी नहीं हो रही है, तो वो क्या है वेस्टेज हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि कम प्रोड्यूस किया, मतलब वहाँ डिमांड आ रही है आपके गुड्स और सर्विसेज की और आप यहाँ से आपके पास इनफ रिसोर्सेज ही नहीं है और आप क्या है उसको मीट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपका ही फिर लॉस है ना। तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि यार हमारे पास राइट रिसोर्सेज होने चाहिए राइट टाइम पे, सो दैट हम क्या अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्या है मीटअप कर सके टाइम पे। ओके, तो हम इसका और मीनिंग देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी प्लानिंग इज अबाउट मेकिंग श्योर अ बिजनेस हैज द राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक मशीन, वर्कर्स एंड मटीरियल टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एफिशिएंटली। तो क्या बोल रहे हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग इसमें हम मेक श्योर करते हैं कि जो बिजनेस है उसके पास राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि मशीन हो गया, वर्कर हो गए, मटीरियल हो गया, वो पड़े हुए हैं सो दैट कि वो प्रोड्यूस कर सके गुड्स को, सर्विसेज को एफिशिएंटली। ये हेल्प करता है बिजनेस की डिसाइड करने में कि कितना उनको प्रोड्यूस करना है एक पर्टिकुलर टाइम पे, सो दैट ना तो उनकी वेस्टेज हो रिसोर्सेज की और ऐसा भी नहीं है कि शॉर्टेज हो जाए उनकी, वो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल ना कर पाए। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है दोबारा से कि एक फैक्ट्री है जो मतलब कार बनाती है, तो कैपेसिटी प्लानिंग में यहाँ क्या होगा कि वो फिगर आउट करना चाहेंगे कि कितनी कार वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एक महीने में, ऑन द बेसिस ऑफ कितनी उनके पास मशीन है, कितने उनके अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स हैं उस कार के, एंड कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। अगर डिमांड कार की इंक्रीज हो जाती है तो कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि भाई मुझे ज़्यादा मशीन लानी पड़ेगी, ज़्यादा हायर करने पड़ेंगे वर्कर्स, सो दैट वो इंक्रीज कर सके अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी। सो गोल होता है जो हमारा कैपेसिटी प्लानिंग का, वो ये होता है कि हमें बैलेंस बना के रखना है सप्लाई और डिमांड में, सो दैट कि अगर कल को डिमांड अगर बढ़ती है तो हम अच्छे से एफिशिएंटली सप्लाई कर सके इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे। और ऐसा नहीं है कि एकदम से, देखो हो सकता है कि आप क्या है जल्दी जल्दी में डिमांड मीट कर भी लो, पर वो हो सकता है वहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाए। तो आपको इस तरीके से करना है कि मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे में आप क्या करो, सप्लाई को डिमांड के बराबर करो। इंश्योर दैट, इसमें हम इंश्योरिंग करते हैं कि जो बिजनेस है वो मीट कर सकता है अपने कस्टमर की डिमांड को, मिनिमाइज करते हुए कॉस्ट को एंड मैक्सिमाइज करते हुए अपनी एफिशिएंसी को। तो ये था हमारा सारा का सारा कैपेसिटी प्लानिंग का मीनिंग। हमने डिटेल में किया है इसको, अगर 5 मार्क्स में आ जाएगा तो आपके पास ये इनफ है। हमने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस अभी डिस्कस नहीं किया बिकॉज वो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है मीनिंग देखा हमने इस क्वेश्चन का कि क्या मीनिंग है, और इसमें हमने एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को खत्म किया। 2 एग्जाम्पल हैं, आपकी मर्जी है आपको जो देना है। फैक्ट्री वाला नीचे किया था, ऊपर बेकरी वाला किया था, तो आपकी मर्जी आप दोनों भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने कैपेसिटी प्लानिंग को डिटेल में डिस्कस किया था, उस डिटेल में मीनिंग उसका देखा था, हमने एग्जांपल देखे थे उसके। अब हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं भाई स्कोप बताओ और नेचर बताओ कैपेसिटी प्लानिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 5 और 15 मार्क्स में आता है। स्कोप अलग से पूछ लेते हैं, नेचर अलग से पूछ लेते हैं, या फिर फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसी के साथ नेचर और स्कोप पूछ के आपको 15 मार्क्स और 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर पूछा था तो हम नेचर ही देखते हैं। नेचर ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है, तो सबसे पहले कह रहे हैं डिमांड फॉरकास्टिंग। देखो अभी हमने कैपेसिटी प्लानिंग देखी तो उसमें कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम यही देख रहे हैं ना कि क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि अगर कल को डिमांड इंक्रीज करती है तो हम उसको टाइमली मोस्ट इफेक्टिव वे में मीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम आगे का देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम फॉरकास्टिंग ही कर रहे हैं ना। तो नेचर क्या है कैपेसिटी प्लानिंग का, फॉरकास्टिंग, डिमांड की फॉरकास्टिंग। कह रहे कैपेसिटी प्लानिंग ना स्टार्ट ही इससे होती है कि वो प्रिडिक्ट करते हैं हम इसमें फ्यूचर डिमांड को। बिजनेस यहाँ पे देखता है, एस्टिमेट लगाता है कि भाई प्रोडक्ट और सर्विसेज की कितनी डिमांड होगी, और फिर देखता है कि क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि हम फ्यूचर डिमांड को मीट कर सके टाइमली। तो पहला ये आ गया। सेकंड है रिसोर्सेज एलोकेशन। हम इसमें ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इक्विपमेंट हो गया, लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, जितने जो भी चीज़ रिक्वायर्ड हैं डिमांड को मीट करने के लिए। इसमें हमारा ये गोल होता है कि हमें इंश्योर करना है कि यार हमारे पास ना अच्छे खासे रिसोर्सेज होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, और हम उसको यूज़ भी करें एफिशिएंटली। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा टाइम फ्रेम। कैपेसिटी प्लानिंग कैन बी शॉर्ट, है ना, कैन बी शॉर्ट टर्म हो सकती है जैसे कि डेली हो गया, वीकली प्लानिंग हो गया, मीडियम टर्म भी हो सकती है जैसे कि मंथली और क्वार्टरली हो गया, और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है जैसे कि ईयरली हो गया और उससे ज़्यादा हो गया। तो जो अप्रोच है ये वेरी करती है, कि डिपेंड करता है इसमें कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म करना चाहते हो, मीडियम टर्म करना चाहते हो, या फिर लॉन्ग टर्म करना चाहते हो। तो ये भी इसके नेचर में आ गया कि ये क्या है, अलग अलग टाइम की जाती है।
फिर आता है बैलेंसिंग एक्ट। इसमें आप कहीं ना बैलेंस करना चाह रहे हो डिमांड को सप्लाई के, कि जितनी डिमांड आ रही है हम उतना क्या है सप्लाई कर सके, इसमें यही तो कर रहे हो आप। तो यही बोल रहे हैं, इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग कैपेसिटी। आप इसमें बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। वट यू कैन प्रोड्यूस, आप इसमें देख रहे हो कि क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसको हमें मैच कर, उसको हमें ये देखना है कि क्या डिमांड इतनी ही है। अगर डिमांड ज़्यादा है और आप जो प्रोड्यूस कर पा रहे हो वो कम है, तो यहाँ पे आपको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये देखना है कि यार इतना ज़्यादा भी ना ले ले कि टू मच वेस्टेज हो जाए, इतना कम भी नहीं है कि हम क्या है अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प भी ना कर पाएं। तो ये सब चीज़ें। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, कह रहे कैपेसिटी प्लानिंग ना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, सो दैट अगर कल को अनएक्सपेक्टेड चेंजेस डिमांड में आते हैं और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ में आते हैं, तो हम क्या है टाइमली क्या है उसमें चेंजेस कर सके। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, कल को मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया है ना, तो इससे क्या है कहीं ना कहीं अगर ये हो जाता है तो हमें भी फिर उस अकॉर्डिंग क्या है अपने ये जो बनाया है कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं उसको चेंज करें। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट हम इजीली उसमें क्या कर सके, चेंजेस को कर सकें, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं स्कोप। अभी हमने नेचर पढ़ा, अब हम स्कोप पढ़ेंगे। स्कोप में सबसे पहले कह रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग। कह रहे हैं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग में देखें तो जो कैपेसिटी प्लानिंग होती है ना, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हाउ मच प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड लेबर आर नीडेड। इसमें हम ये देखते हैं कि कितने प्रोडक्शन इक्विपमेंट हमें चाहिए, कितने लेबर चाहिए, कितने हमें ये चाहिए, सो दैट हम मीट कर सके प्रोडक्ट की डिमांड को। इसमें हम क्या है डिसीजन लेते हैं कि हमारी जो फैसिलिटी साइज़ है, लेआउट है, प्रोडक्शन स्केड्यूल्स हैं, क्या इनके बारे में हमें डिसीजन लेना होता है। तो हम स्कोप देख रहे हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या होता है। तो पहले हमने कहा भाई मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा आता है सर्विस इंडस्ट्री। कह रहे फॉर सर्विस बिजनेस, जैसे कि हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइन होगी, यहाँ पे जो कैपेसिटी प्लानिंग है ना फोकस करती है कि हाउ मेनी सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, कि कितनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, सच एज हाउ मेनी पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड, कि कितने पेशेंट्स को वो ट्रीट करते हैं, और हाउ मेनी कस्टमर्स कैन बी सर्व्ड, और कितने कस्टमर को क्या है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सर्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी देखते हैं, इसकी कैपेसिटी प्लानिंग भी होती है जब हम कर रहे होते हैं। फिर है रिसोर्सेज प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है कैपेसिटी प्लानिंग में कहीं ना कहीं आप रिसोर्सेज को देख रहे हो कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज की भी अच्छे से क्या है इनफ हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि मशीन हो गया, ठीक है, फिजिकल रिसोर्स हो गए, ठीक है, फिर ह्यूमन रिसोर्स भी आपके पास होने चाहिए, स्टाफ लेवल हो गया, ठीक है, स्टाफिंग लेवल वगैरह, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, बजट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है भाई स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। कह रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी में, ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो इसमें, क्योंकि आप यही देखते हो कि यार हमें लॉन्ग टर्म में अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली देख रहे हो ना चीज़ों को, कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में कितनी डिमांड होगी, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं उसको फुलफिल करने के लिए, नहीं है, ये सारी चीज़ें देख रहे हो। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट। कह रहे इफेक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग हेल्प करती है कंट्रोल करने में कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इससे अवॉइडिंग होती है अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन जो भी होती है हमारे रिसोर्सेज की, और इससे क्या है हमारी बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजिशन होती है, क्योंकि हमने क्या है प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या है सब कुछ किया है। तो अब हम समरी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं इन समरी जो नेचर ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग है ये है कि हमें फोरकास्ट करना है डिमांड को, एलोकेट करना है रिसोर्सेज को, सो दैट हम मीटअप कर सके डिमांड एफिशिएंटली। और इसका स्कोप है, इसमें हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और रिसोर्सेज प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑल ऑफ विच हेल्प बिजनेस ऑपरेट स्मूथली एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सारे के सारे क्या हेल्प करते हैं बिजनेस की कि वो अच्छे से ऑपरेट कर सके, स्मूथली ऑपरेट कर सके एंड प्रॉफिटेबल मैनर में ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में स्कोप एंड नेचर पढ़ा। होप आपको समझ आया हो। ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमने स्कोप एंड नेचर को डिटेल में डिस्कस किया। आप अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो डायग्राम बना के इन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर ये 15 मार्क्स में आता है तो आपको क्या है किसी ना किसी के साथ आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। तो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन कर लिए जिसमें हमने स्कोप, नेचर और मीनिंग किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग के, टाइप्स कितने होते हैं कैपेसिटी प्लानिंग के। तो इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये भी 5 और 15 मार्क्स में आता है, आ जाएगा, कैसे करना है वो हमने देखना है। वीडियोज़ पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये बीकॉम 5th सेमेस्टर का हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है, ओके। कह रहे कैपेसिटी प्लानिंग को हम 3 मेन टाइप्स में क्या है देख सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग हम करते हैं। हर एक जो टाइप की है वो क्या है अलग अलग चीज़ों से होती है, मतलब एक हो गया हमारा शॉर्ट टर्म, एक हो गया मीडियम टर्म, एक हो गया लॉन्ग टर्म। तो हर जो ये 3 टाइप में हमने बांटी हुई है, किस क्या है ये टाइप्स हैं, 3 में हमने इनको क्या है डिवाइड किया। अब हम वो 3 को पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले तो है हमारी शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। क्या होती है ये? तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इसका टाइम फ्रेम की बात करें तो भाई इसमें हम बोलते हैं कि ये फ्यू डेज से लेके वीक्स तक भी चलती है और 1 महीने तक भी चलती है। फोकस क्या होता है इसमें कि हमें एडजस्ट करना है अपनी कैपेसिटी को सो दैट हम मीट कर सके इमीडिएट डिमांड में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो लाइक शेड्यूलिंग शिफ्ट फॉर वर्कर्स टू हैंडल सीजनल डिमांड। मान लो सीजनल डिमांड बढ़ गई है एकदम से, तो अब यहाँ पे आप उनके जो शिफ्ट है उनको क्या है एडजस्ट कर रहे हो, तो आप उनकी प्लानिंग कर रहे हो। और ये क्या है सिर्फ 1 दिन की हो सकती है, 1 हफ्ते की हो सकती है, 1 महीने तक की हो सकती है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग में बोला गया। फिर जैसे एक और एग्जाम्पल है मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल टू इंश्योर इनफ स्टॉक फॉर अपकमिंग प्रमोशन। मान लो अपकमिंग प्रमोशन है, उसके लिए आपके पास इनफ स्टॉक है या नहीं है, तो आप उसके लिए इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, तो ये भी क्या है कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हो अपनी कैपेसिटी की, तो ये भी शॉर्ट टर्म में आ जाएगी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव देखिए तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें मैक्सिमाइज करना है यूज़ ऑफ करंट रिसोर्सेज, कि आपके पास जितने भी करंट रिसोर्सेज हैं उसको आपको मैक्सिमाइज करना है यूज़ उनका, सो दैट आप मीट कर सको इमीडिएट नीड जो भी है आपकी विदाउट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन न्यू रिसोर्सेज। कि ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको नए रिसोर्सेज लाने की जरूरत पड़ जाए, नहीं, आप पहले से इसको क्या करो उसकी प्लानिंग करो, ठीक है। फिर आता है हमारा मीडियम टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, महीनों से लेके 1 साल तक हो सकता है। फोकस होता है इसका कि हमें बैलेंस करना है सप्लाई और डिमांड के बीच में, जो क्या एक लंबे समय तक है। इसमें हम प्रिपेयर करते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम इसमें लाइक हायर किया आपने एडिशनल स्टाफ और टेम्प्रेरी वर्कर्स को, कि आपको लग रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड है कि भाई इंक्रीज होगा डिमांड में, ठीक है, तो आपको लग रहा है तो आपने एडिशनल स्टाफ को हायर किया, तो यहाँ पे आप 1 महीने से लेके 1 साल तक की क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो। इसमें एक और एग्जांपल है लाइक अरेंज किया आपने एडिशनल रॉ मटेरियल को सप्लाई को, सो दैट आप हैंडल कर सको एंटिसिपेटेड जो है आपकी सीजनल डिमांड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका कि इंश्योर करना है कि यार दैट जो कैपेसिटी है वो अलाइंड मतलब मैच रहे एक्सपेक्टेड डिमांड से, ठीक है, एक मॉडरेट टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या है कुछ रिसोर्सेज को ऐड करते हो, ठीक है, किसके लिए, मीडियम टर्म कैपेसिटी प्लानिंग के लिए। फिर आती है हमारी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। इसका टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 1 साल से लेके फिर उसके ज़्यादा तक रहती है, सेवरल ईयर्स तक रहती है। फोकस इसमें ये होता है कि हमें स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है कि हमें एक्सपैंड करना है या फिर रिड्यूस करना है कैपेसिटी को लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग और मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल की बात कर ले तो जैसे यहाँ लिखा है कि बिल्ड की एक न्यू फैक्ट्री या फिर एक्सपैंड किया एग्जिस्टिंग कोई, सो दैट हम इंक्रीज कर सके प्रोडक्शन कैपेसिटी को। इन्वेस्ट किया न्यू टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में, सो दैट हम इंप्रूव कर सके अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को। तो ये क्या है हमारा लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं हम इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कह रहे पोजीशन द बिजनेस टू मीट, हमें इस मतलब बिजनेस को इस पोजीशन पे लाना है कि वो मीट कर सके अपनी फ्यूचर डिमांड को और मार्केट कंडीशन को, और इंश्योर करना होता है हमें कि भाई सस्टेन्ड ग्रोथ रहे हमारी और कॉम्पिटिटिवनेस में हम रहे हमारा बिजनेस। तो हमने देख लिया कि तीन टाइप के हम क्या है कैपेसिटी प्लानिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। पहला हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म, फिर हमने पढ़ा मीडियम टर्म, फिर हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म, फिर इनका हमने टाइम फ्रेम पढ़ा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा और इनके एग्जाम्पल पढ़े। तो आप भी पेपर में ऐसे करके आ सकते हो। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या लिखा है कि भाई शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग फोकस करती है इमीडिएट एडजस्टमेंट जो भी करनी है आपको करंट डिमांड को मीटअप करने के लिए। सेकंड है हमारा मीडियम टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, कह रहे इसमें हम प्रिपेयर करते हैं फॉर डिमांड चेंजेस, कि कल को अगर डिमांड में चेंज आ जाएंगे जो महीने से लेकर 1 साल के बीच में आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है वो इसमें हम करते हैं, लाइक एडिशनल स्टाफ हायर करना है, ये सब, ठीक है। फिर थर्ड आ गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। इसमें हम कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं अपनी कैपेसिटी के बारे में, कि कहीं ना कहीं अगर हमने बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना है, ठीक है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना है, तो उस टाइम पे फिर क्या है आप जो चीज़ देख रहे हो कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं नहीं हैं, तो जब लंबे समय की आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हो तो उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग पढ़ा। तो 3 टाइप हमने इसके पढ़े। होप आपको समझ आए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग चैप्टर से, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज़ 5 मार्क्स में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है ये, कि इंपॉर्टेंस क्या है कैपेसिटी प्लानिंग की। बेसिकली इंपॉर्टेंस ही पूछी है, बट यहाँ पे लिखा था कि कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की आप क्या है इंपॉर्टेंस बताओ, तो हम इसके बेसिस पे भी कर लेते हैं और इंपॉर्टेंस हम अलग से भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आया था, आ जाए कैसे करना है वो देखेंगे हम। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बीकॉम 5th सेमेस्टर का ये हमारा सब्जेक्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें सब्जेक्ट चल रहा है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। कह रहे कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, बिकॉज इसमें हम कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं,
रिसोर्सेज मतलब आप इसमें प्लानिंग करते हो भाई रिसोर्सेज की, लाइक अगर कल को आपको एक्सपैंड करना है, रिड्यूस करना है, मेंटेन करके रखनी है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, तो इसमें रिसोर्सेज प्रॉपर कैसे यूज़ होंगे, तो ये डिसीजन लेते हैं आप इसमें। दिस डिसीजन हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, क्यों? क्योंकि इन डिसीजंस का ना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है आपकी कंपनी के एबिलिटी में कि वो इजीली क्या डिमांड को मीट कर पाएंगी, compete कर पाएंगी मार्केट में, या अचीव कर सकती हूँ अपने फाइनेंशियल गोल को। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि जो कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना, इसमें देखो आप अपनी कैपेसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका डिसीजन ले रहे हो, मतलब क्या आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, क्या आपको अपनी कैपेसिटी को कम करना है, इसका डिसीजन ले रहे हो। अब कैपेसिटी को बढ़ाना होगा तो भाई रिसोर्सेज भी लगेंगे, कैपेसिटी को कम करना होगा तब भी रिसोर्सेज को कट डाउन करोगे। तो अगर आपने ऐसा किया तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा आपके बिजनेस की एबिलिटी में, क्योंकि ये एकदम से चेंजेस नहीं होते हैं इसमें। तो ये वाली चीज़ को सोचने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका लगता है, अच्छा खासा आपको क्या टाइम देना पड़ता है इस डिसीजन को लेने में। तो वही कर रहे हो आप इसमें, आप देख रहे हो कि यार मेंटेन करके रखना है, अगर हमारे प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना है, रिड्यूस करना है, तो हमारे पास रिसोर्सेज को कैसे क्या करना है, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी होता है। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है इसका कंपनी की एबिलिटी में। फिर इसी से डिपेंड होगा, डिफाइन होगा कि कल को मीट डिमांड कर पाएगी कंपनी टाइमली, compete कर पाएगी मार्केट में, या अचीव कर पाएगी अपने फाइनेंशियल गोल को। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसी पर डिपेंड होती है। तो अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले है भाई मीटिंग कस्टमर डिमांड। कह रहे इसमें हमें ये देखना होता है कि इंश्योर करना है कि एडिक्वेट सप्लाई हमारी तरफ से जाए। कह रहे बाय मेकिंग अ राइट कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर हमने एक बार राइट कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया ना, तो बिजनेस प्रोड्यूस कर सकता है इनफ गुड्स और सर्विसेज को, सो दैट वो मीट कर सके अपने कस्टमर की डिमांड को। और ऐसी सिचुएशन जो क्या है स्टॉक आउट्स आ जाते हैं, ये वाली सिचुएशन क्या है ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो रिड्यूस हो। ठीक है। सेकंड है इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कह रहे अगर सफिशिएंट कैपेसिटी होगा ना तो टाइमली डिलीवरी होगी, बेटर सर्विसेज जाएगी सामने वाले को, तो सामने वाला जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है। तो ये था मीटिंग कस्टमर डिमांड। तो अगर आपको क्या है कस्टमर के डिमांड को टाइमली और मीट करना है, तो आपको क्या है कहीं ना कहीं कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है अच्छे से लेना होता है। सेकेंड है हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कह रहे अगर आप कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से लोगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलने ही मिलने वाली है। कैसे? कह रहे मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस। इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी, अगर आप कैपेसिटी में अपने इन्वेस्ट करोगे तो ये अलाउ करता है बिजनेस को कि वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्विकली मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके रिलेटेड। जैसे अगर इंक्रीज हो रही है डिमांड या न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो तुरंत ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को प्रिडिक्ट किया होगा ना प्लानिंग वाले स्टेज में। तो वही बोला है, इससे ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव एज हमारा बना रहता है मार्केट में, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को पहले से ही क्या है फॉरकास्ट करा था। फिर है इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं या किसी प्रोसेस में कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे कोई इनोवेशन आ रही है, जिससे कंपनी ना अडेप्टेबल हो जाएगी फ्यूचर मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है। थर्ड आता है कॉस्ट एफिशिएंसी, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कह रहे बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी, अगर आपने एक बार कैपेसिटी को इंक्रीज किया तो बिजनेस क्या है प्रोड्यूस कर सकता है ज़्यादा लोअर कॉस्ट पर यूनिट पे, जिससे अचीव होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि रिड्यूस करता है ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट को, क्योंकि एक ही बारे में बहुत आप अच्छा खासा बना ले रहे हो, जितना आपको लग रहा है कि आपकी डिमांड होने वाली है प्रोडक्ट की, तो उस टाइम पर क्या कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम होती है, जिससे क्या आपका जो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है कम होती है। फिर है आपका अवॉइड बॉटल नेक्स। कह रहे प्रॉपर कैपेसिटी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो इससे प्रिवेंट होता है प्रोडक्शन की जो भी बोटलनेक्स होते हैं, जहाँ पे डिमांड एक्सीड कर जाती है कभी सप्लाई से, जिससे क्या इनएफिशिएंसी आती है और हायर कॉस्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें भी क्या है हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। कह रहे अगर कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अच्छे से ले रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है, रेवेन्यू ग्रोथ होता है इससे। तो बोला भाई सफिशिएंट कैपेसिटी एनेबल करती है बिजनेस को कि वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, नए मार्केट में इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी सेल्स को, और जिससे क्या ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ क्या है हमारा बढ़ता है। फिर है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। कह रहे वाइज कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इससे क्या जो रिटर्न है ओवर द टाइम वो अच्छे खासे आते हैं, इन्हांस होती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ। फिर है स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। सपोर्ट करोगे ये सपोर्ट करता है बिजनेस गोल को। कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना अगर हमारा मैच करता होगा कंपनी के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जैसे कि एक्सपेंशन प्लान है, मार्केट एंट्री है, या कोई प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन है, तो ये हेल्प करेगा। रिस्क मैनेजमेंट कह रहे केयरफुली अगर आप प्लानिंग कैपेसिटी करोगे इन्वेस्टमेंट की मतलब आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, तो बिजनेस क्या है कहीं ना कहीं अपनी रिस्क को मैनेज कर सकता है, जो भी मार्केट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न से।
फिर है सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। कह रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करता है सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करके कि जो बिजनेस है वो क्या है जो बिजनेस कैन स्केल ऑपरेशन विदाउट ओवर एक्सटेंडिंग रिसोर्सेज, कि बिजनेस क्या है अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर सकता है, बढ़ा सकता है ओवर एक्सटेंडिंग रिसोर्सेज, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ ना करते हुए। फिर आता है रेजिलियंस टू मार्केट चेंजेस। कह रहे हैं अगर राइट कैपेसिटी होएगी तो जो बिजनेस है ना वो क्या है मार्केट में जो भी चेंजेस आएंगे वहाँ पे वो खड़ा रह सकता है, वो अडेप्ट कर सकता है उन चेंजेस को, ठीक है। जैसे अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया या कोई रेगुलेटरी चेंजेस आ गए तो क्या है वो जो बिजनेस है वो मार्केट में खड़ा रह सकता है। फिर आता है आपका कैपिटल एलोकेशन। कह रहे एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। कह रहे अगर आपने कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट अच्छे से की है, ये डिसीजन अच्छे से लिया है, तो ये हेल्प करता है इंश्योर करने में कि जो आपकी कैपिटल है वो एलोकेट हो रखी है एफिशिएंटली, वेदर इट इज़ फॉर एक्सपेंडिंग फैसिलिटी, हो सकता है वो एक्सपेंडिंग फैसिलिटी के लिए हो, अपग्रेड करने के लिए इक्विपमेंट को हो, या फिर हायर करने के लिए मोर स्टाफ को हो। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटाइजेशन। कह रही है डिसीजन हेल्प करता है प्रायोरिटाइज करने में कि किस एरिया है, कौन सा एरिया है बिजनेस का जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी चाहिए, सो दैट हम मैक्सिमाइज कर सकें इम्पैक्ट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज का। फिर है आपका रिस्क ऑफ अंडर एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने पहले से प्लानिंग की है तो ना तो आप अंडर इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आप ओवर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कह रहे हैं इसमें अवॉइड होती है अंडर इन्वेस्टमेंट। अंडर इन्वेस्टमेंट अगर कैपेसिटी में की है तो इससे भाई आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अनेबल हो डिमांड को मीट करने के लिए और लॉस होगा आपका मार्केट का शेयर। तो ये सिचुएशन हट जाती है अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हो, ठीक है, कैपेसिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, ये डिसीजन अच्छे से लेते हो। नेक्स्ट है प्रिवेंट ओवर इन्वेस्टमेंट। ओवर इन्वेस्टमेंट से भी क्या होता है एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है आपकी, जिससे आपने फालतू से इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगा दी है, आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो गए और कहीं ना कहीं फिर क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दिक्कत आ जाती है। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। कह रहे कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे इंश्योर होता है बिजनेस कि हम ना अपने डिमांड को मीट कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को। ये हेल्प करता है मैनेज करने में हमारी कॉस्ट को, सपोर्ट करता है हमारे स्ट्रैटेजिक गोल को, एंड हमें अडेप्ट वो इस उसमें रखता है कि हम अडेप्ट कर सकते हैं कल को कोई भी मार्केट में अगर चेंज आ गया तो। और ये सारे के सारे फैक्टर क्या है कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल सक्सेस में और सस्टेनेबिलिटी में एक बिजनेस की। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो। क्वेश्चन बहुत ही इजी था जिसमें आपको ये बताना था कि अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने पॉइंटर्स को एक्सप्लेन किया। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इन पॉइंटर्स का सबसे पहले डायग्राम बना के इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन आपको 5 और 15 मार्क्स में आता है एज इट इज़, और जनरली ये 15 मार्क्स में आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग चल रहा है, सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो बीकॉम 5th सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है। या फिर अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन है, तो आप सबके लिए वीडियो रेलेवेंट है। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस करे हैं, जैसे कि आपको पता है, नहीं देखे तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन है हमारा भाई डिस्कस करो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग को। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। अगर आपको वीडियोस पसंद आ जाती है तो आपको लाइक कर देना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना है। स्टार्ट करते हैं। कह रहे कैपेसिटी प्लानिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। कह रहे कैपेसिटी प्लानिंग ना अफेक्ट होती है बहुत सारे फैक्टर्स से, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड, कि कितनी कैपेसिटी ज़रूरी है, एंड हाउ इट शुड बी मैनेज, और कैसे उसको हम मैनेज करेंगे। अंडरस्टैंड करना इन फैक्टर्स को बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ये हेल्प करता है बिजनेस की कि इंश्योरिटी बनी रहे कि उनके पास राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं अपनी डिमांड को मीट करने के लिए विदाउट ओवर और अंडर इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी, कि वो ज़्यादा भी ना इन्वेस्ट कर दे अपनी कैपेसिटी में और कम भी ना कर दे, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो फिर उनके वेस्टेज हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्या है ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो को हटाने के लिए बिजनेस क्या करता है, कैपेसिटी प्लानिंग करता है, पर बहुत सारे फैक्टर्स उसको क्या है देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो वही फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कैपेसिटी प्लानिंग को, हम भी उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है भाई मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है। तो कह रहे सबसे पहले मार्केट डिमांड देखना होता है। इसके लिए आप डिमांड फॉरकास्टिंग करते हो। कह रहे इसमें हम ना प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर कस्टमर डिमांड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फ्लक्चुएशन अगर डिमांड में आ रही है, जैसे कि अगर सीजनल ट्रेंड है, अनएक्सपेक्टेड स्पाइक हो गया, ठीक है, वो कहीं ना इम्पैक्ट करती है हमारी कैपेसिटी को, ठीक है। तो एक्यूरेट फॉरकास्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो हेल्प करेगी कि आप उस अकॉर्डिंग ही सप्लाई कर सके जो कि आपकी एंटिसिपेटेड डिमांड है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
कह रहे द स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट इन इट्स लाइफ साइकिल, लाइक इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, मेच्योरिटी हो गया, डिक्लाइन हो गया, ये क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं। कह रहे ये भी अफेक्ट करती है हमारी कैपेसिटी की नीड्स को। जैसे एग्जांपल है ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, अगर एक प्रोडक्ट का ग्रोथ फेज चल रहा है तो जो वहाँ पे जो कैपेसिटी मे नीडेड टू बी इंक्रीज, तो वहाँ पे हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हमें बढ़ानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि उसका ग्रोथ फेज चल रहा है। तो ग्रोथ फेज चल रहा है मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की। अब ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपके पास क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, वेदर वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्स हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। कह रहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है आपके प्रोडक्शन एफिशिएंसी को, जो भी रिक्वायर्ड है अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है कैपेसिटी में। तो फॉर एग्जांपल लाइक ऑटोमेशन है, माइट रिड्यूस, वो हो सकता है कम करे नीड ऑफ लेबर की, बट वो इंक्रीज करेगा नीड फॉर कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी की। फिर है ऑब्सिलेंस, कह रहे एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व, जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होती रहती है तो जो ओल्डर इक्विपमेंट है वो ऑब्सलीट हो जाते हैं, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है और यहाँ पे हमें नीड होती है कि हम अपग्रेड करते रहें, रिप्लेस करें एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, लेबर, द अवेलेबिलिटी एंड स्किल लेवल ऑफ लेबर अफेक्ट करता है हमारी कैपेसिटी को। अगर शॉर्टेज है हमारी स्किल्ड वर्कर की और हाई लेबर कॉस्ट अगर है तो वो कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटी में इम्पैक्ट डालेगी, और अगर सरप्लस ऑफ लेबर है वो भी क्या है, कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे। लो मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी इन्फ्लुएंस करता है कि कितनी कैपेसिटी आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो। सप्लाई चेन में अगर डिस्ट्रप्शन आ गई या फिर प्राइस की वॉलेटिलिटी आ गई तो ये भी क्या है, इम्पैक्ट करती है हमारी कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन को। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, बजट लिमिटेशन, कह रहे अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी अवेलेबल है आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपेसिटी में, जैसे कि परचेज न्यू इक्विपमेंट कर सकते हो कितना, ठीक है, ये भी डायरेक्टली इंपैक्ट करती है आपकी कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन को। फिर है कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन, कॉस्ट जो भी एसोसिएट होती है इंक्रीज करने के लिए कैपेसिटी को, जैसे कि परचेज करना है, अगर नई मशीनरी एक्सपैंड करना है किसी फैसिलिटी को, या हायर करना है एडिशनल स्टाफ को, तो ये भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें आप देखते हो कि आपको इनसे कितना बेनिफिट होगा और कितनी आपकी कॉस्ट, मतलब कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपको यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसमें आ गया रेगुलेशन, कंप्लायंस करना होता है हमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन के साथ, जो भी इन्वायरमेंटल लॉज, लेबर लॉज, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन होते हैं वो आपको फुलफिल करने होते हैं, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग को, ठीक है। फिर है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इंक्रीज प्रेशर्स टू ऑपरेट सस्टेनेबिलिटी, कि अगर आपको क्या सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है आपको अपने प्रोडक्ट को बनाना है, तो ये भी क्या है इम्पैक्ट करता है कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन को, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसीडर करने हैं कि आपके प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट पड़े, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अच्छा पड़े, ठीक है, जैसे सच एज रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन और वेस्टेज, मतलब वेस्टेज क्या है, कम करनी है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर एक्शन, ये चीज़ भी क्या इम्पैक्ट करता है हमारी कैपेसिटी प्लानिंग को, कह रहे हैं इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन, कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन जो कॉम्पिटिटर का है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी को। जैसे एग्जांपल बोले, अगर कंपटीटर ने इंक्रीज कर दिया अपनी कैपेसिटी तो बिजनेस को भी क्या है अपना मार्केट का जो शेयर है उसको मेंटेन करने के लिए यही मूव लेना पड़ेगा। मार्केट सेचुरेशन, कह रहे अगर हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो जो रिस्क है ओवर कैपेसिटी का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपनी को वहाँ पर क्या केयरफुली असेस करना पड़ता है कि उनके पास इनफ डिमांड है जस्टिफाई करने के लिए कि वो एडिशनल कैपेसिटी को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। फिर आता है सप्लाई चेन एफिशिएंसी, इसमें है सप्लायर रिलायबिलिटी, कह रहे रिलायबिलिटी एंड लीड टाइम ऑफ सप्लायर होता है, ये भी इम्पैक्ट करता है हमारी कैपेसिटी प्लानिंग को। अगर अनरिलायबल सप्लायर है तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बिजनेस को कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अनरिलायबल सप्लायर मे रिक्वायर अ बिजनेस टू मेंटेन हायर इन्वेंट्री लेवल और एक्सेस कैपेसिटी टू अवॉइड प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन। कह रहे हैं कि जो मतलब अगर सप्लायर है अगर वो अनरिलायबल होगा तो फिर वहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन आ सकती है अगर आपको टाइमली नहीं मिल रही है आपके रॉ मटेरियल वगैरह। फिर लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, कैन रिड्यूस द नीड फॉर एक्सेस कैपेसिटी, कि अगर एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो यहाँ पे क्या है जो एक्सेस कैपेसिटी ओवर स्टॉकिंग अंडर स्टॉकिंग होती है वो क्या है आपकी ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें आता है प्रोसेस एफिशिएंसी, कह रहे जो एफिशिएंसी है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस की, लाइक एबिलिटी टू स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट और स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये भी इन्फ्लुएंस करती है हमारी कैपेसिटी प्लानिंग को। अगर फ्लेक्सिबल प्रोसेस है तो वो क्या है ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। फिर है बोटल नेक्स, तो आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना जो भी कमियां हैं हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में वो बहुत ही ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है, सो दैट हम इंश्योर कर सके कि जो हमारी कैपेसिटी है वो यूज़ हो रही है एफिशिएंटली और हमारी जो प्रोडक्शन फ्लो है वो स्मूथली चले। नेक्स्ट है लीड टाइम, प्रोडक्शन लीड टाइम, कह रहे ये क्या होता है, टाइम रिक्वायर
टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश अफेक्ट कैपेसिटी प्लानिंग। कह रहे कितना टाइम रिक्वायर्ड है आपका जो प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है उसके फिनिश होने तक, इसे हम लीड टाइम बोल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है हमारी कैपेसिटी प्लानिंग को। अगर लॉन्गर लीड टाइम है तो वहाँ पर रिक्वायर होगा कि आपको हायर कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी, सो दैट आप मीट कर सको डिमांड को। और अगर शॉर्टर लीड टाइम है तो ये आपको अलाउ करता है कि क्या है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कि अगर वो चाह रहे हैं कि क्विक डिलीवरी टाइम्स हो, तो वहाँ पे आपको क्या हायर कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, सो दैट आप जल्दी जल्दी बना के क्या है क्विकली डिलीवर करो। फिर आता है स्ट्रैटेजिक गोल, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान। कह रहे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल होते हैं, लाइक अगर आपको एंटर करना है किसी मार्केट में, लॉन्च करना है कोई नया प्रोडक्ट या स्केल अप करना है ऑपरेशन, तो यहाँ पे आपको केयरफुल कैपेसिटी प्लानिंग करनी होती है, सो दैट इंश्योरिटी बनी रही कि जो बिजनेस है वो अपनी फ्यूचर डिमांड को मीटअप कर सके। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर ये भी आता है कि आपको मैनेज करना है रिस्क को, जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर आ रही है, मार्केट शिफ्ट हो रही है कोई, तो यहाँ पे आपको क्या कहीं ना कहीं देखना है, क्योंकि ये फैक्टर भी क्या है आपकी कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट करता है। फिर आता है प्रोडक्ट मिक्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। कह रहे एक फैसिलिटी प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट नीड मोर फ्लेक्सिबल कैपेसिटी प्लानिंग। अगर एक है बिजनेस वो बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है, तो वहाँ पे मोर फ्लेक्सिबिलिटी कैपेसिटी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो मल्टीपल प्रोडक्ट वहाँ मैनेज नहीं हो पाएंगे, जो कि हमारी कैपेसिटी प्लानिंग को क्या है फिर नेगेटिव वे से अफेक्ट कर सकता है। फिर है कस्टमाइजेशन। कह रहे अगर जो बिजनेस है वो ऑफर करता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे कैपेसिटी प्लानिंग मस्ट अकाउंट फॉर वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्शन टाइम। तो वहाँ पे क्या कहीं ना कहीं वेरिएबिलिटी इन प्रोडक्शन टाइम होता है एंड रिसोर्सेज वहाँ पे अच्छे खासे नीड होते हैं। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी प्लानिंग है ना वो इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस होती है, लाइक मार्केट की डिमांड, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो गए, रेगुलेशंस, कंपटीशन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, लीड टाइम हो गया, स्ट्रैटेजिक गोल हो गए, प्रोडक्ट मिक्स हो गया। तो अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना इन फैक्टर्स को बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इफेक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग फिर हमारी तभी हो पाएगी। इंश्योरिटी बनी रहती है भाई बिजनेस को कि वो क्या है अपनी फ्यूचर डिमांड को मीट कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है अपने कॉस्ट को और अचीव कर सकती है अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस को। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हमने ये देखा कि कैपेसिटी प्लानिंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो आप ये पॉइंटर्स का डायग्राम बना के इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो और आपको ये बताना है कि ये पॉइंटर्स कैसे कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ इज़ कैपेसिटी मेजर्ड, एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो हमें ये देखना है कि भाई कैपेसिटी को कैसे मेजर किया जाता है। अगर एक बिजनेस है उसे अपनी कैपेसिटी को मेजर करना है तो बताओ वो कैसे करेंगे, मतलब मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी यहाँ पे हमें देखनी है कि कैपेसिटी की मेजरमेंट कैसे होगी। ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में पूछा गया है। चैप्टर चल रहा है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग, सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। बीकॉम 5th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आता है, या फिर अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक है तो आप सबके लिए वीडियो रेलेवेंट है। इससे पहले हमने कैपेसिटी प्लानिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को करना। तो कह रहे कैपेसिटी मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हो। क्योंकि आप प्लानिंग तभी करोगे ना, पहले आपको अपनी करंट पोजीशन पता होनी चाहिए कि आपकी करंट जो कैपेसिटी है वो कितनी है, सो दैट आप फिर आगे जाके क्या है उसकी मतलब आगे कैसे होने वाला है फिर प्लानिंग करोगे। तो कह रहे कैपेसिटी को मेजर करना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल एस्पेक्ट है हमारे कैपेसिटी प्लानिंग का। तो अगर आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कैपेसिटी मेजरमेंट करना पड़ेगा। ये हेल्प करता है बिजनेस की अंडरस्टैंड करने में कि हाउ मच आउटपुट दे कैन प्रोड्यूस, कि कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। मेजर करना कैपेसिटी को एक्यूरेटली ये इंश्योरिटी देता है कि जो बिजनेस है वो अपनी डिमांड को मीट कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर रहा है वो अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को, एंड वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा है। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या है बिजनेस इजीली अपनी डिमांड को मीटअप कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है अपने रिसोर्सेज को, इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकता है एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि उनको अब कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहिए या रिड्यूस करना चाहिए। पहले मेजर करो, मेजर करके आपके पास एक रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आप देखो कि और बढ़ाना है या फिर इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट। तो सबसे पहले कह रहे हैं डिज़ाइन कैपेसिटी। ये क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट। डिज़ाइन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम आउटपुट दैट अ फैसिलिटी, प्रोसेस और पीस ऑफ इक्विपमेंट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस अंडर आइडल कंडीशन। इट रिप्रेजेंट द फुल पोटेंशियल ऑफ अ प्रोडक्शन सिस्टम, कि एक प्रोडक्शन सिस्टम का फुल पोटेंशियल क्या है, वो अपने फुल लेवल ऑफ उसमें कितना प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एग्जांपल बोला है, अगर एक मशीन है उसे डिज़ाइन किया गया है कि वो 100 यूनिट्स पर आवर क्या है प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब एक घंटे में वो 100 यूनिट बना सकती है। तो दैट मीन्स इसे कहते हैं हम कि ये क्या है, एक डिज़ाइन कैपेसिटी है, कि इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया कि इतना क्या है एक घंटे के अंदर बना ही सकती है, इतना प्रोड्यूस कर ही सकती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में।
कि आइडल कंडीशन है, आइडल कंडीशन मतलब नॉर्मल जैसे चल रहा है, अगर कुछ बीच में फ्लक्चुएशंस आती है, कुछ आती है, तो वो नहीं। एक आइडल कंडीशन में कि एक जो हमारी मतलब मशीन है, कोई इक्विपमेंट है, कोई प्रोसेस है, वो 1 घंटे में कितना हमें आउटपुट दे देती है, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट कितना दे देती है, वो क्या होता है हमारा डिज़ाइन कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, कह रहे हैं इफेक्टिव कैपेसिटी इज द एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अ फैसिलिटी कैन प्रोड्यूस। तो एक पर्टिकुलर मशीन या किसी ने एक्चुअल कितना प्रोड्यूस किया है, वो जो होता है वो होता है इफेक्टिव कैपेसिटी। जैसे सेम मशीन है जो 100 आउटपुट 1 घंटे में प्रोड्यूस कर सकती थी, तो उसका मैक्सिमम है, वो तो ऊपर डिज़ाइन कैपेसिटी में आ गया, पर उसने एक्चुअल में 80 पर यूनिट 80 पर आर उसने क्या है एक्चुअल में मतलब कि प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे क्या है कि 80 क्या हो गई, इफेक्टिव कैपेसिटी हो गई, ठीक है। ड्यू टू क्यों हुआ है, क्योंकि रेगुलर मेंटेनेंस या फिर कोई ब्रेक आ गया होगा, है ना। थर्ड है एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट क्या होता है, कह रहे हैं ये रियल आउटपुट होता है जो अचीव किया गया आपको आपने अचीव किया ड्यूरिंग प्रोडक्शन में। इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो एक स्पेसिफिक पीरियड में आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट को प्रोड्यूस किया है वो ये बताता है। तो यहाँ पे बोला गया है अगर एक मशीन है वो प्रोड्यूस कर रही है 75 यूनिट 1 घंटे में ऑन एवरेज ड्यूरिंग अ टिपिकल वर्किंग आवर, दिस इज़ द एक्चुअल आउटपुट। के एवरेज में कितना है वो 75 यूनिट्स उसने पर आवर क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये तो हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। पर हमसे मेजरमेंट पूछा था, तो हम एक्चुअल में मेजरमेंट जो हमारा मेजरमेंट है ना वो पढ़ेंगे कि मेजरमेंट मेथड क्या होते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं भाई अपनी कैपेसिटी को। तो पहले कह रहे हैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसमें क्या होता है कि कैपेसिटी को मेजर किया जाता है काउंट करके कि कितने नंबर ऑफ यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में, सच एज घंटे हो गया, दिन हो गया, महीना हो गया। इसमें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो जैसे कि एक बेकरी है, उसने मेजर किया अपनी कैपेसिटी को कि कितने नंबर ऑफ, ये कह सकते हैं कि वो केक बना देते हैं एक दिन में, ठीक है। फिर आता है मशीन आर। इसका मतलब कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मेजर करते हैं कैपेसिटी कि किसकी, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स मशीन और इक्विपमेंट आर अवेलेबल टू ऑपरेट, कि एक दिन में कितने आवर्स हमारी जो मशीन है वो चलती है। जैसे एक फैक्ट्री है उसमें 10 मशीनें हैं, हर एक मशीन कैपेबल है कि वो 8 घंटा तो चल ही लेती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 80 मशीन जो है, कैपेसिटी ऑफ 80 मशीन्स आर पर डे है, ठीक है, 8 × 10। फिर आता है लेबर आर। तो ये कैपेसिटी, इसमें क्या है, कैपेसिटी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। कैपेसिटी को हम इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ लेबर आर। दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स एम्प्लॉय अवेलेबल है वर्क करने के लिए, कि कितने टोटल नंबर ऑफ आवर एम्प्लॉय क्या है काम कर रहा है, इस तरीके से भी हम क्या है कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक फैसिलिटी है, वहाँ पे 20 वर्कर क्या है काम कर रहे हैं और 8 घंटे वो काम करते हैं। दैट मीन्स 160 लेबर आवर क्या है पर डे काम होता है। फ्लोर स्पेस, कह रहे कुछ केसेस में तो कैपेसिटी को मेजर किया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ फिजिकल स्पेस अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए। जैसे एक वेयर हाउस है, माइट मेजर, तो वहाँ पे क्या है मेजर किया जा सकता है कैपेसिटी को कि कितना स्क्वायर फीट है वो, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए कि हाउ मच इन्वेंट्री, मतलब यहाँ पे कितनी इन्वेंट्री स्टोर की जा सकती है। तो वहाँ पे हम स्पेस देख रहे हैं। फिर आता है हमारा वेट और वॉल्यूम। तो कह रहे हैं फॉर इंडस्ट्रीज जहाँ पे जो वेट और वॉल्यूम है वो मोर रेलेवेंट होते हैं अदर नंबर ऑफ यूनिट से, तो वहाँ पे कैपेसिटी को मेजर किया जाता है टन्स में, लीटर्स में, क्यूबिक मीटर्स में। जैसे कि एक केमिकल प्लांट है, वो मेजर कर सकता है अपनी कैपेसिटी को इन टर्म ऑफ लीटर ऑफ लिक्विड कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया है पर आवर में। फिर आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट में क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो बोल रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट का मतलब ये एक ऐसी परसेंटेज होती है जो मेजर करती है दैट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द अवेलेबल कैपेसिटी इज़ बीइंग यूज्ड, कि आपके पास अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है और आप उसमें से एक्चुअल यूज़ कितना कर रहे हो। तो इसका अगर फॉर्मूला देखें हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट का, तो एक्चुअल आउटपुट कितना आया और नीचे इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है और उसको इंटू कर दो 100 से, बिकॉज ये क्या है एक परसेंटेज है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, उसकी इफेक्टिव कैपेसिटी है कि वो 1000 यूनिट को क्या है पर डे प्रोड्यूस कर सकती है, बट एक्चुअल में उसने प्रोड्यूस कितना किया 800। तो आप 800 को ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे 1000 को और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर 80% आएगा। दैट मीन्स 80% अवेलेबल कैपेसिटी को आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी मेजरमेंट, की जो कैपेसिटी को मेजर कर रहे हो आप, उस दौरान आपको कौन कौन से फैक्टर्स क्या ध्यान में रखने हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी कैपेसिटी मेजरमेंट को। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट मिक्स। कह रहे डिफरेंट प्रोडक्ट माइट रिक्वायर डिफरेंट रिसोर्सेज और टाइम टू प्रोड्यूस, द वेरिएबिलिटी नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन मेजरिंग कैपेसिटी। कह रहे हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए हो सकते हैं और टाइम चाहिए हो सकता है। हर एक प्रोडक्ट को अपना अपना टाइम लगता है, अपना अपना रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी जब हम
मेजर कर रहे हैं कैपेसिटी को। फिर आता है प्रोसेस वेरिएशन, कह रहे वेरिएशन भी होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, सच एज जैसे कि बैच साइज हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखनी है हमें। फिर आता है इक्विपमेंट एफिशिएंसी, ये भी देखना है कि एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी कितनी है हमारे इक्विपमेंट की, ठीक है, तो ये भी हमें चीज़ देखनी होती है। फिर है लेबर की प्रोडक्टिविटी, तो ये भी देखना है कि एक जो लेबर है उनका क्या स्किल है, एक्सपीरियंस कैसा है, वो उनकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, ये चीज़ भी क्या अफेक्ट करती है। तो समरी में देख लें हम, तो कह रहे हैं कैपेसिटी मेजरमेंट का मतलब होता है, इसमें ये इन चीज़ इन्वॉल्व होती है कि आपको डिटरमाइन करना है कि जो पोटेंशियल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम कितना है। इसमें हम वेरियस मेथड्स जैसे कि यूनिट ऑफ आउटपुट, मशीन आर, लेबर आर, फ्लोर स्पेस एंड वेट और वॉल्यूम, ये सारी चीज़ों को क्या है हम देखते हैं, इसके इनकी हेल्प से हम क्या है हमारी कैपेसिटी जो है कितनी उसको मेजर करते हैं। इसके अंदर कंसेप्ट लाइक डिज़ाइन कैपेसिटी आ गया, इफेक्टिव कैपेसिटी आ गया, एक्चुअल कैपेसिटी आ गया, ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड करना और मेजर करना कैपेसिटी को बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है बिजनेस की ऑप्टिमाइज़ करने में रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को, एंड प्लान करने के लिए फ्यूचर डिमांड को, और इम्प्रूव करने के लिए अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी को। सो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व इन कैपेसिटी प्लानिंग। ये क्वेश्चन आपको कैपेसिटी प्लानिंग चैप्टर है जो उससे आता है। सब्जेक्ट चल रहा है हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, बीकॉम 5th सेमेस्टर में ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने इसके ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कि भाई स्ट्रेटजीज बता दो जो कि इन्वॉल्व होती है कैपेसिटी प्लानिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, शेयर कर देना है इस वीडियो को जिन जिन का भी ये सब्जेक्ट है उनको, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आती हैं जो हेल्प करती है बिजनेस की कि वो अपनी मैच कर सकें उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को मार्केट के डिमांड के साथ। कह रही ये जो स्ट्रैटेजीज़ है ये इंश्योर करती है कि जो बिज़नेस है ना वो अपनी कस्टमर की जो नीड है उनको एफिशिएंटली फुलफिल कर रहा है, मीट कर पा रहा है, एंड अपने रिसोर्सेज को भी वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो रही है। अब जो चॉइस है स्ट्रैटेजी की वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। हर कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगा लेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर क्या है उस बिजनेस का, और उस अकॉर्डिंगली फिर वो क्या है स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है। तो वो ये देखेगा कि भाई हमारा नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, मार्केट में कंडीशन कैसी है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कैसा है, इन चीज़ों को देखने के बाद वो एक स्ट्रैटेजी को क्या करेगा, चूज़ करेगा। स्ट्रैटेजी चूज़ करने के जब वो स्ट्रैटेजी चूज़ करेगा तो वो क्या है स्ट्रैटेजी लगा के अपनी जो कस्टमर है उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं अच्छी तरीके से, अपनी कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, एंड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को। ठीक है, तो वही स्ट्रैटेजीज हमें क्या है डिस्कस करनी है। स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले है भाई लीड स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी। डेफिनेशन की बात करें तो कह रहे जो लीड स्ट्रैटेजी है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व एडिंग कैपेसिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड। द स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव एंड अज्यूम दैट द डिमांड विल इंक्रीज। इसमें हम क्या करते हैं ना, जो लीड स्ट्रैटेजी है ना, इसमें हम ना कहीं अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारी जो फ्यूचर डिमांड है ना वो ज़्यादा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोएक्टिव है, आपने पहले से ही कदम उठा लिए हैं, एंड इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी डिमांड है ना भाई वो तो बढ़ने वाली है, इसीलिए अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ ऐड कर दो, मतलब रिसोर्सेज को और ज़्यादा ऐड कर दो। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो कह रहे हैं मार्केट लीडरशिप। ये हेल्प करता है आपको कैप्चर करने में मार्केट का शेयर, क्योंकि आप रेडी हो भाई डिमांड को मीटअप करने के लिए। ठीक है, फिर कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होती है। इससे क्या होता है, इंश्योरिटी बनी रहती है कि जो कस्टमर की नीड है ना वो टाइमली मीट हो जाएगी विदाउट डिले। फिर थर्ड है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज प्रोडक्शन आप पहले ही कर रहे हो, तो इससे क्या है जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट है वो भी क्या होती है, कम होती है। फिर है रिस्क। भाई रिस्क भी हो सकता है क्योंकि आप पहले से ही बना के रख रहे हो ज़्यादा, तो ओवर कैपेसिटी वाला सिचुएशन भी आ सकता है। तो कह रहे हैं अगर डिमांड जो आपने एक्सपेक्ट की थी वो नहीं हुई तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लग गई है। ठीक है, आपने यूटिलाइज तो किया नहीं उनको। ठीक है, तो इससे क्या ओवर कैपेसिटी हो गई। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए क्या चाहिए होती है भाई, स्टार्टिंग की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, इक्विपमेंट में, लेबर में, फैसिलिटी में। ठीक है, सेकंड आता है लैग स्ट्रैटेजी। लैग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कह रहे लैग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व एडिंग कैपेसिटी ओनली आफ्टर एन इंक्रीज इन डिमांड हैज़ बीन प्रूव। कह रहे अगर प्रूव हो गया ना कि हाँ जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी तो उसके बाद ही कैपेसिटी में कुछ ना कुछ ऐड करो। दिस इज मोर कंजर्वेटिव अप्रोच। ये कंजर्वेटिव है कि पहले होगा तभी हम करेंगे। ठीक है, एंड फोकस ऑन मिनिमाइजिंग रिस्क। इसमें हमें अपना रिस्क कम करना होता है, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर पहले वाले में देखो कितना रिस्क था कि आपने ओवर कैपेसिटी वाला सिचुएशन हो सकता था अगर क्या है डिमांड ना बढ़े एज पर योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। बेनिफिट में क्या बोल रहे हैं कि भाई कॉस्ट एफिशिएंसी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो रिस्क है ओवर कैपेसिटी का वो कम होता है।
फिर लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क, कह रहे इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ उतना ही आप यूज़ करते हो या खर्च करते हो, इनकर करते हो जितना नेसेसरी होता है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे कम होता है। पर इसमें भी रिस्क होता है, कैसा कि अगर मार्केट डिमांड ज़्यादा हो गई पर आपके पास उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं है, तो आप क्या है मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी उसको लॉस्ट कर दोगे, ठीक है। और कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, कह रहे अगर डिले होगा मीटिंग, मतलब आप नहीं कर पा रहे हो मीट करने में डिमांड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन क्या है अराइज होती है। थर्ड आता है मैच स्ट्रैटेजी, इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन देके हम तो कह रहे मैच स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व एडिंग कैपेसिटी इंक्रीमेंटल इन स्मॉल अमाउंट, कह रहे धीरे धीरे ऐड करो इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डिमांड। अगर आपको लग रहा है ना हाँ थोड़ी सी डिमांड चेंज हो रही है तो ऐड कर दो, मतलब धीरे धीरे स्टेप्स लो। ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम ना बैलेंसिंग एक्ट बना के रखते हैं कि रिस्क और बेनिफिट बोथ हो, ठीक है, मतलब इनके बीच में हम क्या है कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये क्या है कहीं ना कहीं मिक्स है लीड और लैग स्ट्रैटेजी दोनों का। इसमें बेनिफिट क्या होता है भाई, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी मर्जी हम बढ़ा भी सकते हैं, हमारी मर्जी हम क्या है कम भी कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि डिमांड कैसे रिएक्ट कर रही है, उस अकॉर्डिंग फिर हम क्या अपनी सप्लाई को उस अकॉर्डिंग करेंगे। कह रहे ये अलाउ करता है ग्रेजुअल एडजस्टमेंट आप कर सकते हो अपनी कैपेसिटी में एक्चुअल डिमांड के बेसिस पे, जिससे रिड्यूस होता है आपका रिस्क ओवर कैपेसिटी का और अंडर कैपेसिटी का। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट, कह रहे अवॉइड करते हैं हम इसमें लार्ज जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होती है, तो स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट होगी ना ये इतनी ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे कर रहे हैं। फिर आता है रिस्क, भाई इसमें भी कुछ रिस्क होता है जैसे ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कह रहे फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट करना कैपेसिटी में, तो यहाँ पे क्या अच्छा खासा आपकी मतलब वो लगता है, ठीक है, टाइम लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना एकदम से करोगे, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को मैनेज करने में हो जाती है यहाँ पे। और नेक्स्ट है रिस्क ऑफ लैग, कह रहे देयर इज स्टिल अ रिस्क ऑफ फॉलिंग बिहाइंड डिमांड, कह रहे इसमें कहीं ना कहीं रिस्क तो होता है कि अगर डिमांड फॉल कर गई, ठीक है, आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो पर अगर कल को डिमांड ही नहीं हुई फिर भी क्या है रिस्क है। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट कैपेसिटी टेम्पररली, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें आता है सबसे पहले ओवर टाइम एंड एक्स्ट्रा शिफ्ट, कह रहे इसमें हम क्या करेंगे ना टेम्पररली इंक्रीज कर देंगे लेबर आर को, ऑफर करेंगे उनको ओवर टाइम और एडिंग करेंगे एक्स्ट्रा शिफ्ट, ठीक है। तो अगर डिमांड चेंज हो रही है ना तो उसी टाइम आप क्या कर दो कहीं ना कहीं लेबर आर बढ़ा दो, ओवर टाइम आप करवा सकते हो और एक्स्ट्रा शिफ्ट आर क्या है आप कर सकते हो। बेनिफिट क्या होता है कि आपने क्विकली रिस्पॉन्स कर दिया, शॉर्ट टर्म इंक्रीज कर अगर हुई है डिमांड में, ठीक है, और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई है आपकी। रिस्क होता है इसमें क्योंकि इंक्रीज हो जाती है लेबर कॉस्ट एंड पोटेंशियल वर्कर फटीग, ठीक है, थकान हो जाती है जिससे कहीं ना कहीं लो प्रोडक्टिविटी हो सकती है और क्वालिटी भी लो हो सकती है। फिर आता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, कह रहे इसमें आउटसोर्स करा लो प्रोडक्शन टू थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी सप्लायर को बोल दो कि यार हमारी इतनी डिमांड थी पर हम इतना बना पा रहे तो आप इतना बना दो, ठीक है। इसका बेनिफिट होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप क्या है डिमांड को मीट भी कर सकते हो, इसमें ऐसा भी नहीं है कि घंटे बढ़ाने पड़ रहे हैं आपको काम के, ठीक है, तो ये चीज़। पर इसमें रिस्क होता है कि जो आप क्वालिटी दे रहे थे क्या वही वैसे ही सेम सामने वाला देगा, तो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है एक एक्सटर्नल सप्लायर में। फिर आता है हायरिंग टेम्पररी वर्कर्स, कह रहे ये भी एक मेथड है जिसमें क्या कर सकते हो स्ट्रैटेजी है ब्रिंगिंग इन टेम्पररी स्टाफ, टेम्पररी स्टाफ आप क्या है ला सकते हो मीट करने के लिए शॉर्ट टर्म डिमांड को जो भी इंक्रीज हुई है। बेनिफिट होता है इसका कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है वर्क फोर्स मैनेजमेंट में एंड लोअर होती है लॉन्ग टर्म लेबर कॉस्ट। रिस्क है कि भाई ट्रेनिंग कॉस्ट आती है, आपको स्टार्टिंग में उन्हें सिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में अगर ट्रेनिंग पीरियड में क्या हो सकता है लोअर प्रोडक्टिविटी हो, है ना। फिर है नेक्स्ट स्ट्रेटजी लीजिंग इक्विपमेंट, कह रहे इसमें हम रेंट करते हैं, रेंटिंग कर देते हैं एडिशनल इक्विपमेंट की सो दैट क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए हमारी। अब बेनिफिट तो है इसके भाई अवॉइड हो सकते हैं लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि हमने रेंट पे ले रखा है ना। पर इसका जो रिस्क है कह रहे हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है अगर हम कंपेयर करें कि अगर आपने खुद से लिया होता है एक इक्विपमेंट उस हिसाब से। फिर है हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग कैपेसिटी, ले ऑफ और रिड्यूस्ड वर्क आर, कह रहे रिड्यूस करना वर्क फोर्स को या फिर डिक्रीज कर देना वर्क आर को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो डिमांड, अगर मान लो लो डिमांड हो रही है तो उस टाइम पे ये कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है इसका, कॉस्ट सेव हो जाता है, पर रिस्क होता है कि पोटेंशियल लॉस ऑफ स्किल्ड वर्कर हो सकता है, ठीक है, और इससे क्या है मोटिवेशन भी डाउन जाती है। फिर है सेलिंग और लीजिंग आउट एक्सेस इक्विपमेंट, अगर आपकी मान लो जो कैपेसिटी है या फिर जो डिमांड है मार्केट में वो कम होगी तो आप क्या कर सकते हो अपने जो इक्विपमेंट है उसको सेल कर सकते हो या फिर आगे जाके किसी को लीज दे सकते हो सो दैट आपके पास उस टाइम पे भी क्या है इनकम जनरेट होती रहे। मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी क्या है, मतलब उसका जो आपका वहाँ से पैसा आएगा आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वो लगा सकते हो। पर इसमें रिस्क होता है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या लिमिट हो जाती है एबिलिटी टू क्विकली रैम्प अप प्रोडक्शन। मान लो कल को फिर से आपके पास डिमांड आ गई एकदम से तो आपने तो लीज में दे दिया अपना ही प्रोडक्ट अपना इक्विपमेंट, तो यहाँ पे भी रिस्क है। फिर है हमारा क्लोजिंग और डाउन साइजिंग फैसिलिटी, कह रहे अगर
मान लो डिमांड ही नहीं हो रही है, तो फिर एक लास्ट स्ट्रेटजी है कि शट डाउन करो, रिड्यूस करो साइज़ ऑफ प्रोडक्शन को जो भी फैसिलिटी में है आपकी, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो कॉस्ट रिडक्शन है या फिर जो आपके मतलब जो कॉस्ट लग रही थी, इनकम नहीं आ रही थी, कॉस्ट हो रही थी, तो ये हो जाती है ख़त्म। और रिस्क है कि भाई अब आपने क्लोजर कर लिया तो पोटेंशियल लॉस होगा आपका, ठीक है, आपका बिजनेस क्या है, बंद हो जाएगा। 6th है कैपेसिटी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी, मतलब कैपेसिटी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व, इसमें मेंटेन करते हैं हम एक्स्ट्रा कैपेसिटी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड डिमांड, कह रहे थोड़ी बहुत ना एक्स्ट्रा रखो सो दैट अगर अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो जाता है तो हम हैंडल करके रखेंगे। अब साफ पता लग रहा है भाई बेनिफिट है इसका, आपने रिस्क को पहले ही मैनेज कर लिया और इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, पर रिस्क है कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी आप अगर रख रहे हो तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और ओवर कैपेसिटी वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी। फिर स्ट्रैटेजी है भाई आउटसोर्सिंग या फिर ऑफ शोरिंग। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो सर्टेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को और सर्विसेज को थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स को। इसमें बेनिफिट होता है कि आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है, ठीक है, पर रिस्क होता है कि क्वालिटी कंट्रोल इशू वही। ऑफ शोरिंग क्या होता है, इसमें मूविंग करते हो प्रोडक्शन और सर्विसेज को अनदर कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे कॉस्ट लोअर है। अब इसका बेनिफिट है कि रिड्यूस लेबर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, बट रिस्क है कि लॉन्गर सप्लाई चेन होती है इसमें, ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या है, आप कहीं बाहर से मतलब उन पर डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। तो समरी देख लेते हैं हम, कह रहे कैपेसिटी प्लानिंग इन्वॉल्व, इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज पढ़ ली हैं, आपकी मर्जी आप जो भी लिख के आना चाहो। लीड स्ट्रेटजी पढ़ी हमने लैग स्ट्रेटजी पढ़ी, हमने मैच स्ट्रेटजी पढ़ी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज पढ़ी लाइक ओवर टाइम हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, और अदर स्ट्रेटजीज भी पढ़ी जैसे कि कैपेसिटी ड्यूरिंग डाउन टर्न में क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है ना, मेंटेन करके रखनी कैपेसिटी क्वेश्चन, एंड आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग प्रोडक्शन भी कर सकते हो। तो क्या चॉइस आपने मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है उसकी चॉइस आपके ऊपर है, आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर है, मार्केट की कंडीशन के ऊपर है, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर है, और आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल पे भी डिपेंड करता है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, होप आपको समझ आया हो। अगर वीडियोस पसंद आती है तो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है कैपेसिटी प्लानिंग। हमने इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में किए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपेसिटी प्लानिंग। तो यहाँ पे आपको बेसिकली स्टेप्स बताने हैं, या हम ये कह सकते हैं ये एक प्रोसेस का क्वेश्चन है जिसमें आपसे किसकी प्रोसेस पूछी है, कैपेसिटी प्लानिंग की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 और 15 मार्क्स में ये बनता है। तो देखते हैं अगर ये आ जाए कैसे करना है और समझते हुए चलते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, क्वेश्चन आंसर समझ आते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे जो कैपेसिटी प्लानिंग है ना, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है और ये करनी बहुत ज़रूरी होती है सो दैट एक बिजनेस ना इंश्योरिटी में रहे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है उसके पास राइट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है कि वो अपनी करंट नीड्स और जो फ्यूचर डिमांड है उनको क्या है फुलफिल कर सके। तो मतलब कि एक बिजनेस है जो या एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको श्योरिटी रखनी है कि हाँ भाई हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है करंट और फ्यूचर डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो ये सारी की सारी क्या है इंश्योरिटी तभी बनेगी जब क्या है वो कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और कैपेसिटी प्लानिंग होती कैसे है, उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, वही स्टेप्स हमें क्या है यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस के साथ। जो सबसे पहला स्टेप है, कह रहे हैं फॉरकास्टिंग डिमांड। सबसे पहले आपको कैपेसिटी प्लानिंग में फॉरकास्ट करना पड़ेगा डिमांड को। इसमें आप आइडेंटिफाई करना चाहोगे डिमांड का ट्रेंड क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। तो कह रहे फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप प्रिडिक्ट करो कि फ्यूचर डिमांड कितनी हो सकती है आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस की। किसके बेसिस पे एनालाइज करो, हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट ट्रेंड और कस्टमर के बिहेवियर को। फिर कह रहे हैं अगर आपको एनालाइज करना है तो उसके लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं लाइक टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, फॉरकास्ट करने के लिए डिमांड को। ये कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड आप यूज़ कर सकते हो। फिर बोल रहे हैं इसी के अंदर कि आप एस्टिमेट करो फ्यूचर डिमांड को, तो बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड पैटर्न। अब एक बार अगर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया तो अब ये एस्टिमेट करो कि हाउ मच डिमांड इज एक्सपेक्टेड। आपको ये तो पता लग गया ट्रेंड क्या है, पर आप ये देखो कि कितनी डिमांड एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि पहले ये देखो कि आपने देखो कैपेसिटी प्लानिंग करनी है। कैपेसिटी प्लानिंग मतलब ये इंश्योरिटी रखनी है कि क्या हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है या नहीं है ये तब पता लगेगा ना कि मेरी डिमांड होगी कितनी, मेरे जो प्रोडक्ट की डिमांड है आने वाले टाइम पे वो कितनी होगी। उसी के बेसिस पे तो हमें पता लगेगा कि हाँ यार उसके बराबर तो है मेरे पास रिसोर्सेज। तो पहले आप पता करो। तो हमने फॉरकास्ट किया सबसे पहले डिमांड को। अब ये देखो करंटली आपके पास क्या है, कितने रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले अब ये देखो कि डिटरमाइन करना है कि करंट कैपेसिटी आपकी कितनी है।
तो इसमें सबसे पहले आप असेस करोगे आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कितने हैं। तो इवैल्यूएट करो करंट कैपेसिटी को, जो भी आपके इक्विपमेंट है, वर्कफोर्स है, फैसिलिटी है, ये सारी की सारी आपके पास कितनी है। उसके बाद इसको भी एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स दे रखे हैं, लाइक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट होते हैं, है ना, जो क्या है आप यूज़ कर सकते हो। फिर आता है आइडेंटिफाई करो कि क्या वीकनेसेस हैं हमारी, ठीक है। तो अगर ये आपको पता लग जाएगा तो देन थर्ड स्टेप है हमारा, अब आप करोगे कि देखोगे कि क्या इन दोनों में कोई गैप तो नहीं है, कि फ्यूचर में इतनी है और अभी हमारे पास इतनी है। तो अगर कोई गैप है दैट मीन्स वहाँ पे फिर आपको क्या है उस एरिया पे काम करना है। तो कह रहे कंपेयर करो डिमांड को कैपेसिटी के साथ। तो आपको लग रहा है फ्यूचर डिमांड इतनी होगी और आपने अभी अपनी कैपेसिटी देखी, तो इन दोनों को क्या करो, कंपेयर करो। अब अगर एक बार आप कंपेयर करोगे फॉरकास्टेड डिमांड को करंट कैपेसिटी के साथ, तो आपको पता लगेगा कि कोई गैप है या नहीं है। दिस विल हेल्प, और ये आपकी हेल्प करेगा कि आपको ज़रूरत है कैपेसिटी बढ़ाने की या फिर ये ज़रूरत है कि कैपेसिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। अब आउटकम्स कह रहे डिटरमाइन करेंगे हम इसमें वेदर यूर करंट कैपेसिटी, इससे ये पता लग जाएगा कि जो हमारी करंट कैपेसिटी है वो इनफ है फ्यूचर डिमांड को फुलफिल करने के लिए या फिर हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरी है, ठीक है, एडजस्टमेंट ज़रूरी है यहाँ पे। फिर आता है इवैल्यूएट रिस्क, कह रहे कंसीडर भी करना है आपको रिस्क जो भी एसोसिएट होता है अंडर कैपेसिटी वाला और ओवर कैपेसिटी वाले सीन से, तो ये भी आपको क्या है कंसीडर करना है। फोर्थ स्टेप है हमारा डेवलप कैपेसिटी प्लानिंग स्ट्रेटजीज, कह रहे आप चूज़ करो एक राइट स्ट्रेटजी, जो भी आपने एनालिसिस किया अब उसके बेसिस पे सिलेक्ट करो एक सूटेबल कैपेसिटी प्लानिंग स्ट्रेटजी। अब आपको पता है हमने क्या है स्ट्रेटजी कर ली है, और नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये कह रहे हैं इसके अंदर लीड स्ट्रेटजी आ सकती है, लैग स्ट्रेटजी आ सकती है या फिर मैच स्ट्रेटजी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें से आपको एक स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना है। फिर इसमें कुछ कंसिडरेशन भी देनी होती है, लाइक फैक्टर इन कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज, ठीक है। फिर आ गया प्लान फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, कह रहे इंक्लूड करना पड़ेगा आपको फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, अपनी कैपेसिटी प्लान में, सो दैट अगर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस डिमांड में आते हैं तो आप क्या है उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सको। फिर आता है हमारा इम्प्लीमेंट द प्लान। अब फाइनली क्या है एग्जीक्यूट करो अपनी कैपेसिटी एडजस्टमेंट को, जो भी आपको लगा था कि आपको ये एडजस्टमेंट करनी है। तो कह रहे पुट द चूजन कैपेसिटी प्लानिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, तो जो भी आपने कैपेसिटी प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई है अब उसको क्या है आप एक्शन में लेके आओ। इसके अंदर हो सकता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो न्यू इक्विपमेंट में, एक्सपैंड कर रहे हो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को, या हायर कर रहे हो एडिशनल स्टाफ को, या फिर अपनी प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है इनमें से। देन है मॉनिटरिंग, कह रहे इंश्योर करो कि जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो अच्छे से हो, क्लोजली उसको मॉनिटर करना है, ठीक है। फिर है रिसोर्सेज एलोकेशन, एलोकेट करना है आपको रिसोर्सेज को, लाइक कैपिटल, लेबर, मटेरियल हो गया, सो दैट कि आप न्यू कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सको। सिक्स्थ है मॉनिटर एंड रिव्यू, ट्रैक परफॉर्मेंस, तो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है आपने परफॉर्मेंस को, ठीक है, जो आपने एग्जीक्यूट किया था। तो आपको ये देखना है कि हाँ जो हमने सोचा था उस बेसिस पे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये कैसे करोगे आप, KPIs का यूज़ करते हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हो ट्रैक करने के लिए प्रोसेस को या फिर ट्रैक करने के लिए प्रोग्रेस को। फिर होता है एडजस्ट द प्लान, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हमने तो ये बनाया था बट ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी है, या फिर रिवाइज भी कर सकते हो आप अपनी स्ट्रैटेजी को। फिर होता है सेवंथ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि मतलब इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप क्या करो उसमें इंप्रूवमेंट लाओ। तो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो कह रहे रेगुलरली रिव्यू करो अपने आउटकम को जो भी आपकी कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस में से आए हैं, आइडेंटिफाई करो कि किस किस एरिया में आप इंप्रूव कर सकते हो, लर्न करो पास्ट की सक्सेस और चैलेंजेस से। फिर है यहाँ पे इनोवेशन, कंसीडर करना है कि अडॉप्ट करो आप न्यू टेक्नोलॉजी को, मेथड्स को, प्रोसेस को, जो कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी प्लानिंग को इंप्रूव करे फ्यूचर में। फिर इसमें बोला है अपडेट कैपेसिटी प्लान्स एज पर मार्केट कंडीशन, आप क्या है जैसे मार्केट में जो कंडीशन है, टेक्नोलॉजी है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है आप अपने जो कैपेसिटी प्लान है उनको क्या अपडेट भी करते हो। तो अब हम समरी देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहे जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कैपेसिटी प्लानिंग में, लाइक फॉरकास्टिंग डिमांड हो गया, फिर डिटरमाइन करना करंट कैपेसिटी को, फिर एनालाइज करना कैपेसिटी के कोई गैप है कि नहीं है, फिर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज लगाना, उसे इंप्लीमेंट करना, फिर मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को, रेगुलरली रिव्यू करना, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, ये इससे इंश्योरिटी मिलती है कि जो कैपेसिटी प्लानिंग है वो हमारी मैच कर रही है जो भी बिजनेस की नीड है, ठीक है, और मार्केट की कंडीशन है। तो होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपको समझ आया तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है।